हेलो एवरीवन, आज हम मिलने वाले हैं सीए आदर्श शास्त्री हु स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 27 in May 26 exam. So heartiest congratulations Thank you, Adarsh ma'am. for this great achievement. आदर्श के इस सक्सेस का बिहाइंड द सीन क्या था वो उससे ही आज सुनते हैं. तो आदर्श स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन कि तुमने सेल्फ स्टडी का प्लानिंग कैसे किया था. बेसिकली मैंने क्या किया था कि अबाउट 4-5 मंथ मतलब 4.5 months पहले मतलब आई हैड Jan mid, so about 3.5 months. So in that time I had made daily planners and daily, weekly and monthly targets ऐसे किए थे. ओके और फिर उसको ट्राई करता था कि उसको अचीव कर सकूं हर एक सब्जेक्ट का. अबाउट 2 to 3 सब्जेक्ट लेता था मैं इन अ डे. और उसके बेस पे मैं पढ़ाई करता था. और नंबर ऑफ रिविजन्स की बात करें तो मैंने मेरे टाइम पे 2 रिविजन्स किए थे फॉर ईच सब्जेक्ट, सो दैट मेरा फर्स्ट रिविजन में मैं काफी सारा कवर कर सकूं और सेकेंड रिविजन में मैं रिविजन को शॉर्ट कर सकूं. और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टडी के टाइम पे कि जैसे जैसे आप रिविजन कर रहे हो वैसे आपका टाइम आपको कम करते जाना है. अगर आपको मतलब 3 रिविजन कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट रिविजन में आपको 1.5 मंथ लगना चाहिए. फिर सेकेंड रिविजन में टोटली 6 सब्जेक्ट्स के लिए आपको अबाउट हाफ मंथ टू 20-25 डेज लगने चाहिए. और थर्ड रिविजन को विद इन 10-15 डेज आपको करने का है. ऐसे शॉर्ट करते गए आप रिविजन को, तो फिर उसमें आपका बेटर ये है कि आप लास्ट के 1.5 डेज का रिविजन आपका बेटर हो सके. और फिर मैंने टेस्ट सीरीज लगाया था. तो फिर टेस्ट सीरीज में मेरे को 1.5 डेज में कैसे रिविजन करना है उसका मुझे वो हो गया, मतलब कैसे करना आइडिया आ गया था. तो फिर दैट इज बेसिकली व्हाट आई डिड इन सेल्फ स्टडी टाइम. ओके, सो तुम्हारा डेली, वीकली एंड मंथली प्लान रेडी था. ओके, अभी नेक्स्ट इज सब्जेक्ट वाइज तुम्हारी कैसी स्ट्रेटेजी थी एंड कौन से बुक्स तुमने यूज किए थे. सो बेसिकली मैंने मतलब FRAFM की बात करें तो उसमें हमें कॉन्सेप्ट्स में रफली देखता था, क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट्स का अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट था, उतना राइटिंग नहीं था कॉन्सेप्ट के बदल. और कॉन्सेप्ट्स के बाद मैं हर एक इसका क्वेश्चन सॉल्व करता था. इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमको राइट एंड प्रैक्टिस ही करना है. और जो छोटे क्वेश्चंस है कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस है उनको बस गो थ्रू करना है आपको. मतलब मैं अगर बोलूंगा कि फर्स्ट रिवीजन में आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सॉल्व करना है और जो बाकी के क्वेश्चन है वो सब गो थ्रू करना है. सेकेंड थर्ड में क्या कर सकते हैं आप कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका राइट एंड प्रैक्टिस कीजिए और बाकी क्वेश्चंस को आपको गो थ्रू करना है. और अगर बहुत ही छोटे कोई क्वेश्चन है आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स के बेस के क्वेश्चन ही रहते हैं. तो आपने कॉन्सेप्ट्स कर लिए तो वैसे क्वेश्चंस करने की आपको जरूरत नहीं है. और बुक्स की मतलब थियरी सब्जेक्ट की बात करें, मतलब ऑडिट जैसे, तो ऑडिट में बेसिकली क्या करता था कि कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आजकल नए क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं ऑडिट के केस में. तो उस पे कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा टाइम देना पड़ता है. ऑल्सो आपको क्वेश्चंस भी साथ ही में प्रैक्टिस करने की है. मतलब इम्पोर्टेंट जैसे FRAFM का है कि इम्पोर्टेंट सॉल्व कीजिए और बाकी के आप गो थ्रू कीजिए. और ऑडिट में रिविजन का मतलब मेरा ऐसा है कि आपको रीड करना है कॉन्सेप्ट और फिर उसको रिकॉल करने का अपने ओन वर्ड्स में. आपको सेम इंस्टीट्यूट का कॉपी नहीं करना है, मतलब वर्डिंग, बट इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स आपके आंसर में होने चाहिए. तो वो उसके बेस पे ही मार्किंग करते हैं. और अगर हम लोग DT-IDT की बात करें तो उसमें कॉन्सेप्ट्स और वो उसका इक्वल वेटेज है. तो कॉन्सेप्ट्स भी आपको अच्छे से करने के और क्वेश्चंस भी आपको साथ में सॉल्व करने के. तो फिर उसके बेस पे आप DT-IDT कर सकते हो. और DT-IDT काफी वास्ट है. तो फिर आई थिंक ऑडिट को तो ज्यादा टाइम देना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट्स काफी ज्यादा है. और DT-IDT को भी आपको साथ में टाइम देना है. बट आपको एक एडवांटेज क्या है, IBS की हम लोग आगे बात करेंगे, बट IBS का कैसा है, IBS को आपको अलग टाइम नहीं देने का, क्योंकि वो अलग टाइम देने का कुछ सेंस नहीं है उतना. तो IBS का वो जो टाइम है आप DT-IDT ऑडिट के बीच में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और वैसे रिविजन कर सकते हैं. और IBS की बात करें तो IBS में आपको मेनली क्या करना है, अबाउट 2 to 3 months प्रायर टू एग्जाम मैंने क्या किया था कि अबाउट एवरी डे में 2 केस स्टडी लेता था. और 2 केस स्टडी को आपको आपके सारे बुक्स रेडी होने चाहिए और उसको सॉल्व करना है आपको विद इन 2 hours का टाइम. और हाफ आवर 15 मिनट्स में आपको इवेल्युएट करके आपके मिस्टेक समझ जाए. तो इसमें क्या है एडवांटेज कि आपको अलग से IBS को आपको देने की जरूरत नहीं है टाइम. और प्लस आपका काफी जल्दी हो जाएगा IBS खत्म.
और आप बाकी सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और इसमें एक और हिडन एडवांटेज ये है कि आपका सारा सब्जेक्ट्स का ऑटोमेटिकली राइटिंग प्रैक्टिस भी आ जाता है हाँ आईबीएस में। करेक्ट तो आपका वैसे राइटिंग प्रैक्टिस ऑलरेडी सब्जेक्ट्स के साथ हो जाता है, हम्म और उसमें आईबीएस में आपका एक और प्रैक्टिस हो जाता है। हाँ और बेसिकली आपको बस लॉ और कॉस्टिंग का जो फॉर्म है उसके रिलेटेड बुक्स जो है, तो उसको आपको बस गो थ्रू करना है कि कौन से एरिया में कौन से ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स है, ताकि आप आईबीएस का पेपर लिखते वक्त आप ये ढूंढते बैठने में ज्यादा टाइम ना लगाओ, हाँ और उस बेस पे आप पेपर लिख सको। और आईबीएस का पेपर राइटिंग के वक्त मेरा एक सजेशन है कि आप जो क्वेश्चंस कैसे रहते हैं आईबीएस में केस स्टडी के, कि हर एक पैराग्राफ एक एक सब्जेक्ट के रिलेटेड रहता है। मतलब एक पैराग्राफ में एफआर का हो गया, एक में एएफएम का हो गया, एक में ऑडिट का हो गया। तो आप रीडिंग टाइम के वक्त क्या कर सकते हैं कि आप पहले क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और हर एक पैराग्राफ के आगे आप बस सब्जेक्ट का नाम लिख लीजिए, और फिर आप क्वेश्चंस के पास जाइए, क्योंकि फिर आप क्वेश्चंस को डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं कि ये सब्जेक्ट का ये पैराग्राफ है। तो मैं डायरेक्टली उस पर जंप कर सकता हूँ, क्योंकि आजकल क्या कर रही है इंस्टीट्यूट की, बहुत बड़े केस स्टडी दे रहे हैं, और उसमें 15 to 20 सब्जेक्ट्स का अलग अलग पैरा रहता है, बट क्वेश्चंस लिखते वक्त हार्डली 8 to 10 ही रेलेवेंट रहता है पैराग्राफ, बाकी इररेलेवेंट रहता है। तो हमको पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको बस लिंकिंग करना है क्वेश्चंस का वो पैराग्राफ के साथ, ताकि आपका टाइम काफी बच जाए आईबीएस के वक्त। मेनली तो मेरा वही स्ट्रेटेजी था, और सारे सब्जेक्ट ऐसे कवर किए थे। और हाँ सॉरी, बुक्स जो यूज किए थे, तो बुक्स बेसिकली मैंने फैकल्टीज जो मैंने लिए थे क्लासेस, तो उनके ही बुक्स यूज किए थे, क्योंकि उनके बुक्स में आईसीआई के मॉड्यूल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आरटीपी एमटीपी मॉडल टेस्ट पेपर, सबका क्वेश्चंस हर एक चैप्टर वाइज रहता है। तो उनका ही मेनली रेफर किया मैंने क्वेश्चंस, और मुझे अलग से आईसीआई मॉड्यूल नहीं रेफर करना पड़ा, ताकि मेरा टाइम भी बच जाए, मुझे चैप्टर वाइज ना निकालना पड़े, मेरे सारा सॉल्विंग भी हो जाए, और होलिस्टिक सॉल्विंग हो जाए विद कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो मतलब इसका अगर हम कंक्लूड करेंगे तो सब्जेक्ट वाइज एफआर एएफएम में सॉल्विंग प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, ऑडिट में तुमने राइटिंग प्रैक्टिस भी की थी पहले, कॉन्सेप्ट ज्यादा, और डीटीआईडीटी के लिए दोनों इक्वल है, एंड आईबीएस के लिए भी उसने बताया कि केस स्टडीज की सॉल्विंग प्रैक्टिस आपको करनी है, और लॉ और कॉस्टिंग का बस गो थ्रू करना है। हाँ, लॉ और कॉस्टिंग गो थ्रू करो, डायरेक्टली नहीं जाना है पेपर के लिए। लॉ और कॉस्टिंग के बुक लेके एक उसका आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कौन से कंसेप्ट कहाँ पर है, एंड बुक्स तो उसने बताया कि उसमें आईसीआई का सारा रिसोर्सेज कवर था, ऐसे ही बुक्स आप यूज करो। So next my question is, एक और बस पॉइंट मुझे ऐड करना था कि डीटी में स्पेशली पीजीबीपी का काफी लोग बोलते हैं कि उनको समराइज करने को होता नहीं है लास्ट 1.5 डेज वगैरह, तो उसमें मेनली आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, और फुल क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, उतना टाइम नहीं रहता है। तो फिर बस क्या करना है, आप जब फर्स्ट रिविजन या लेक्चर्स ही कर रहे हो, लेक्चर्स में प्रिफरेबली कर लो, क्योंकि तभी आप सभी क्वेश्चंस देख लेते हो। तो उसमें क्या कीजिए कि हर एक पीजीबीपी के क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट की एडजस्टमेंट है, उसके सामने स्टार मार्क कर लीजिए। तो लास्ट 1.5 डे में आपको बस वो एडजस्टमेंट देख के जाना है, क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट जैसे डेप्रिसिएशन एड बैक या फिर इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन, वो आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वो पता है, आपने उतना बस जो ट्रिकी वाले एडजस्टमेंट्स है वो फिर आप कवर कर सकेंगे। और आईडीटी में मैं बोलूंगा कि एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन में 8-9 चैप्टर्स का कंबाइंड रहता है, तो जब आपका फर्स्ट 8-9 चैप्टर्स हो जाए, आपने अलग से वो उनके सेपरेट क्वेश्चंस भले ही किए हो, फिर भी आपको क्या करना है कि आईडीटी के रिवीजन के वक्त, बाकी चैप्टर्स के वक्त आपको हर दिन एक क्वेश्चन वैसा टोटल जीएसटी वाला क्वेश्चन भी आपको हर दिन सॉल्व करना है, आरटीपी एमटीपी प्रीवियस ईयर में से, ताकि आपको वो वाला भी प्रैक्टिस हो जाए। वरना आप स्टार्टिंग में जाएंगे करने को तो फिर प्रॉब्लम है, आपके पास कॉन्सेप्चुअल वो उतना नहीं है, और एंड में करने जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम काफी लग जाएगा। तो ओवर द पीरियड आप पहले 8-9 चैप्टर्स कवर कीजिए, और फिर बाद में बाकी के जीएसटी और कस्टम्स के चैप्टर करते वक्त आपका अबाउट 10-15 डेज लगेंगे, तभी आपके 10-15 क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली इसके रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे। तो ये अच्छी ट्रिक बताई आदर्श ने। जनरली क्योंकि डीटीआईडीटी में उसी क्वेश्चंस को डरते हैं स्टूडेंट, जो टोटल इनकम या
फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो। करेक्ट। यस, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज आदर्श की डिस्ट्रैक्शंस होता था क्या? Okay. कभी लोड लगता था क्या? सोशल मीडिया का कितना यूज किया था? तो बेसिकली सोशल मीडिया की बात करें हम, तो मेरे टाइम पे मैं एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हूँ, तो हाँ, फिर हाँ, मुझे इंस्टाग्राम के रिलेटेड उतना पता नहीं है, बट मेरा ऐसा सजेशन है कि आप 3.5 मंथ्स के लिए ही तो आपको करना है ना, तो उतना एफर्ट्स, तो उतने टाइम के लिए आप डीएक्टिवेट कर लीजिए अकाउंट और अनइंस्टॉल ही कर दीजिए, क्योंकि हाँ, वो अगर आप 3.5 मंथ्स अगर पूरा डेडिकेशन डाला, तो Correct. आपके पास पूरा लाइफ के लिए आपके पास सीए की डिग्री टाइप है, तो करेक्ट, फिर आप उतना सैक्रिफाइस तो कर सकते हैं ना। बराबर, और बराबर, बाकी मैंने बस व्हाट्सएप लिंक्डइन पे मैं एक्टिव था, ओके, व्हाट्सएप पे बस किसी और का मैसेज आता था तो फिर मैं फ्री टाइम में उनको रिप्लाई रिप्लाई करता देने था, के लिए, और हाँ, लिंक्डइन पे मैं जनरल पोस्ट वगैरह करता हाँ, था, हाँ, और उस पे ज्यादा टाइम नहीं जाता है वैसे लिंक्डइन, ऐसा हम्म, एडिक्टिव नहीं हो प्लेटफॉर्म। हाँ, और हाँ, अलग से अगर मैं ब्रेक में देखूँ तो बस यूट्यूब देखता था, वो भी हम्म, लिमिट में मैं देखता था। हम्म, गेम्स वगैरह उतना कुछ देखा नहीं, वो भी मतलब अनइंस्टॉल कर दीजिए अगर आप हाँ, गेम्स वगैरह खेल रहे हैं। हाँ, और अलग से मैंने कुछ ऐसा सोशल मीडिया के लिए नहीं करना पड़ा कि हाँ, और वो भी लिमिट में रखने के लिए जो है ऑलरेडी एप्स यूट्यूब हाँ, जैसे, हाँ, उसके लिए एक डिजिटल वेल बीइंग नाम का एक फीचर है हर हाँ, फोन में, हाँ, तो उसमें आप लिमिट रख सकते हैं कि एक दिन में मुझे इसका आधा एक घंटा ही देखना है इन करेक्ट, टोटल, तो करेक्ट, फिर उसके बाद वो ऐप अपने आप स्टॉप हो जाती है, तो हाँ, फिर उतना अच्छा रहता है। हाँ, और जब हम लोग बात करें कि लो वगैरह फील हो वगैरह, तो बेसिकली दिन में एक टाइम तो आता ही था मुझे कि लो फील होता था, तो बेसिकली मुझे अबाउट 3:34 के बीच में लगता था वो, आफ्टर हाँ, फूड थोड़ा 1-2 आवर्स के बाद। हाँ, तो बेसिकली मैं क्या करता था एवरीडे कि ये एक्चुअली बहुत लोग ये कवर नहीं करते, बट हाँ, मेरे हिसाब से काफ़ी यूज़फुल है कि आप चाहिए तो 15-20 मिनट्स, आपने 30 मिनट्स तक भी गया तो ओके, हाँ, तो आपने अगर सो भी गए मतलब वो टाइम पे हाँ, पावर नैप टाइम, हाँ, तो फिर आपको फिर रात तक भी आप थोड़े जागे हुए रहते हैं 10-11 तक भी। करेक्ट, और अगर मैं बात करूँ बाकी टाइम पे जब लो फील होता था, मतलब मुझे यूजुअली मैं अर्ली राइजर टाइप हूँ, हाँ, तो फिर मुझे रात में थोड़ा आफ्टर 8 o'clock करने का मन नहीं होता था, हाँ, तो बेसिकली मैंने जो आईबीएस का बोला था आपको, जो केस हाँ, स्टडी करना, हाँ, तो तभी आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या है कि आपको अलग से थोड़ा ब्रेन थोड़ा कम लगाना पड़ता है, क्योंकि आपको बस करेक्ट, क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करना है करेक्ट, और आपको राइट करना है, तो उसमें क्या है, मेरा आईबीएस का सब्जेक्ट मुझे अलग से भी करना नहीं पड़ा, मेरा जो लो फील होता है थोड़ा टाइम वो वाला भी कवर हो गया, यूटिलाइज हुआ, और फिर मेरा आईबीएस मेरा काफी टाइम सेव हो जाता था, और हाँ, एवरीडे मेरा प्रोडक्टिवली जाता था, हाँ, तो ऐसा मेरा कहना हाँ, है। तो लोअर टाइम को भी उसने स्टडीज के लिए ही यस, यूटिलाइज यस, किया। आईबीएस तब करेंगे जो इजी वाला पार्ट यस, है। यस, ग्रेट। एंड तुमने मई 26 की एग्जाम दी आदर्श, करेक्ट, तो एएफएम का पेपर करेक्ट। जो सबसे डरावना था, तो उस 3 आवर्स को तुमने कैसे टैकल किया? तो बेसिकली एएफएम का पेपर जब आया था हाथ में, तो एक जनरल ओवरव्यू में वैसे भी लेता था सभी पेपर्स का कि कैसा हार्डनेस है वगैरह, तो एफआर में तो अबाउट नॉर्मल हार्डनेस था, मतलब एवरेज अबव एवरेज था, तो तभी मुझे उतना नहीं लगा, बट जब ये एएफएम का आया तभी समझ गया कि ये थोड़ा काफी डिफिकल्ट पेपर आया है, तो फिर बेसिकली व्हाट आई डिड वाज कि सारे जो क्वेश्चंस मुझे आते थे, हाँ, बस जो आते थे, हाँ, वैसे वाले क्वेश्चन सारे पहले सॉल्व कर लिए कि ओके, डिस्क्रिप्टिव हो कि एमसीक्यू। हाँ, यूजुअली एमसीक्यू वाले में पूरे नए क्वेश्चन थे, तो पहले मैंने अबाउट 30-35 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव मुझे कंफर्टेबल था वो पूरा सॉल्व कर लिया। ओके, फिर मैंने अबाउट 1 आवर के इसके बाद फिर मैंने ये एमसीक्यू को लिया, और एमसीक्यू में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा क्योंकि एमसीक्यू में क्या हम लोग नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कुछ भी हम लोग लॉजिक लगा के अगर कुछ भी थोड़ा बहुत आंसर भी मैच किया तो उसमें हम लोग वैसा ट्राई करके मैंने एमसीक्यू सॉल्व किया। मतलब कुछ एमसीक्यूज तो मुझे इजीली आ गए, जैसे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वाला एमसीक्यू था या फिर फॉरेन एक्सचेंज वाला था, बट वो जैसे रियल ऑप्शन वाले एमसीक्यू है या फिर वो वैल्यू एट रिस्क के एमसीक्यू थे, वो थोड़े हार्ड थे, उनको थोड़ा टाइम देना था ज्यादा, तो उनको मैंने वो टाइम दिया फिर भी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में कैसे अगर मेरा रॉन्ग हो गया क्वेश्चन तो मार्क्स काफी कट होते हैं, बट एमसीक्यू में अगर मैं नियर अबाउट आंसर में भी आ गया तो फिर मेरे को अगर थोड़ा मतलब 50% चांस भी है तो मतलब 10 मार्क्स में से मेरे को 4 या 6 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, अगर भले ही वो हार्ड हो। और फिर वैसे मैंने सॉल्व किया, और फिर बाद में मैंने जो क्वेश्चन में मुझे बिल्कुल आता नहीं था तो उसमें कम से कम आप ऐसे करके आओ कि मतलब फॉर एग्जांपल आपको कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन कुछ आया हुआ है, तो उसके कम से कम फॉर्मूला या कुछ तो जो दिया है इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में उतना ही तो लिखवाओ, मतलब 1-2 मार्क्स तो मिल जाएंगे ना उसमें, और उसमें ही पास या
फेल होने का काफी ये रहता है कि करेक्ट। तो उस बेस पे मैंने टैकल किया और हाँ। फिर मतलब अबाउट मेरा 80-85 मार्क्स सॉल्व हो गया उस ओके चक्कर में। ओके। तो ये फॉलो किया आपने स्ट्रेटेजी तो श्योरली आई थिंक आप हाँ काफी अच्छा कवरेज कर पाओगे। आपका ऐसा हाँ। लगेगा कि आपने कुछ तो सॉल्व किया पेपर भले ही टफ हो। और अगर टफ आया पेपर तो फिर मोस्टली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ग्रेस मार्क वगैरह भी मिल जाए। तो फिर अगर आपने थोड़ा बहुत भी लिखा है तो इंस्टीट्यूट उतना ग्रेस मार्क्स आपको ज्यादा देने का चांस है। तो फिर आई विल से कि पूरा ही क्वेश्चन पेपर पढ़ने से अच्छा जो आता है उतना लिख दो पहले। पूरे करेक्ट। क्वेश्चन पेपर पे सोचने की जरूरत नहीं है। बस जो लास्ट में जाके अगर 20-30 मिनट्स रहते हैं उसमें जो नहीं आता है उसके बारे में सोचो और कुछ तो रेलेवेंट लिखो। ऐसा मेरा स्ट्रेटेजी है। ओके। सो मतलब उसने बिल्कुल भी छोड़ा नहीं, पेपर डिफिकल्ट था तो हमने सुना था कि स्टूडेंट्स सो गए थे, गिव अप ही कर दिया था, बट आपको ये स्ट्रेटेजी यूटिलाइज करनी है एंड इतना भी डिफिकल्ट पेपर आया तो भी एंड तक छोड़ना नहीं है। तो उसने बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी यूज की थी एंड लास्ट तक एक रन निकाल रहा था आदर्श कि कहाँ से आएंगे मार्क्स। क्योंकि हम लोग थोड़ा ऐसे पेपर आता है तो एक्चुअली बहुत ही अगर हार्ड आ जाए, ऐसा मैं सभी के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट ऐसा बहुत ही हार्ड आ जाए थोड़ा डिफेंसिव मोड मतलब सेफ मोड खेलने को देखिए। मतलब ज्यादा मार्क्स या फिर 50 मतलब 40-45 प्लस ऐसे ही एम कीजिए क्योंकि वही बहुत मुश्किल है करना। ज्यादा मतलब एग्जाम्शन के पीछे वगैरह मत जाइए वरना आप सभी क्वेश्चंस को करेक्ट करने को देखेंगे। जो आता है वही करेक्ट करने को देखिए। और भी मैं एक प्रिपरेशन में बस एक पॉइंट भूल गया था कि आजकल एआई का काफी पूछ रहे हो। तो फिर मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि उसमें आप CA GPT का भी नया आया है तो उसमें स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन आ गया है। तो उसमें सब्जेक्ट वाइज आपको चैट जीपीटी या फिर उनका कोई तो जीपीटी है उसका एक्सेस है। तो आप उससे क्या कर सकते हैं, उससे आप क्वेश्चंस फ्रेम करा सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज कराना है वो रिवाइज करा के देगा। या फिर आपको वो MCQ बनाने हैं नए वाले तो वो भी वो सब बना के दे सकता है। एज पर माई नॉलेज मैंने आई डिड नॉट यूज CA GPT बट जितना मुझे पता है उसके ऊपर आप MCQ वगैरह बना सकते हैं नए क्वेश्चन। तो उसके बेस पे आप नए क्वेश्चन आए एग्जाम में तो भी आप टैकल कर पाएंगे। क्योंकि आजकल कैसा है कि आजकल RTP MTP में से हार्डली आई थिंक 5-10% ही आ रहा है। पहले वो ज्यादा था कि 15-20-30% तक भी आता था। कभी कभी तो MTP रिपीट हो जाता था एग्जाम में। तो फिर इसीलिए आजकल वो नए क्वेश्चन आ रहे हैं तो लोगों का काफी डर है उसका। तो आई थिंक आप AI टूल्स वगैरह यूज कर सकते हो। आजकल फैकल्टी भी अभी नए बैचेस में अगर आप नवंबर के बाद वाले अटेम्प्ट में 27 में वो AI वगैरह इंटीग्रेट करने वाले हैं उनके बुक में मोस्टली। तो उस बेस में भी आपका कवरेज हो जाएगा और आपके साइड से भी आप रिवीजन के वक्त ऐसा AI का यूज करके आपके लिए बेटर हो जाएगा प्रिपरेशन। तो वही मेरा क्वेश्चन रहने वाला था कि स्टूडेंट्स को इसका डर है कि AI बेस्ड या न्यू क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको कैसे टैकल करना है। तो ऑलरेडी आदर्श ने उसको भी आंसर कर दिया। एंड आदर्श ने सक्सेस मंत्रा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी तो उसका फीडबैक तुम्हारा कैसा रहा? जो 15 मिनट्स में पहले गाइडेंस देती थी तो वो यूटिलाइज किया क्या वहां पे? कैसे था? सो बेसिकली मैंने सक्सेस मंत्रा का 4th टेस्ट सीरीज मतलब लास्ट 100% सिलेबस वाला टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। तो उसमें मैम हर मतलब 15 मिनट्स प्रायर टू एग्जाम वो टिप्स देते थे कि एग्जाम कैसे मतलब आपका फॉर एग्जांपल FR का पेपर है वो टिप्स देते थे कि थियरी के कैसे प्रैक्टिकल के कैसे सॉल्व करने हैं और उसमें रेफरेंस देना है क्या AS का वगैरह तो उसका टिप्स देते थे। फिर ऑडिट के रिलेटेड टिप्स हर सब्जेक्ट रिलेटेड टिप्स देते थे। तो उसी टाइम एग्जाम के वक्त भी वो हेल्प किया। मैंने काफी सारे टिप्स का यूज किया तो उसमें मुझे एग्जाम में भी हेल्प हुआ, टेस्ट सीरीज के वक्त भी हेल्प हुआ। और टेस्ट सीरीज में यूजुअली क्वेश्चंस ये पास्ट अटेम्प्ट या फिर RTP MTP के रिलेटेड थे। तो आपने मतलब आपने भले ही किए होंगे RTP MTP बट टेस्ट सीरीज का मेन एडवांटेज है कि आपका मिक्स रहता है सब। तो बस RTP MTP फुल नहीं रहता है तो उसके बेस पे आपका डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस भी आ जाता है काफी सारा। और आपको एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट रहता है और टाइम लिमिट भी रहता है ना कि 3 आवर में करो। तो फिर वैसा एनवायरनमेंट में कैसे करना है क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं
टेस्ट सीरीज स्किप कर देते हैं वगैरह, हम्म। और वो सोचते हैं कि मैं एग्जाम डायरेक्टली देने जाऊंगा। हाँ। और एग्जाम में क्या हो जाता है, ऐसे एएफएम टाइप अगर या फिर नॉर्मली ऑडिट का होता है थोड़ा हार्ड, तो उसमें क्या हो जाता है, वो ब्लैंक हो जाते हैं कि कैसे स्टार्ट करे वगैरह। करेक्ट। तो टेस्ट सीरीज का मेन है कि आपको कैसे सॉल्व करना है पेपर, हम्म। उसका आप थोड़ा सा ये भी ले सकते हैं, मतलब चांस भी ले सकते हैं कि आपको बराबर। कुछ टेस्ट करना है कि हाँ, मतलब correct. पहले मेरे को एमसीक्यू करना है, थियरी करना है, हाँ, या फिर 2-3 correct. क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू। हाँ, तो वैसे आप बराबर. थोड़ा आप चॉइस ले सकते हैं Correct. आपके हिसाब से। Correct. और मिस्टेक कुछ हो गया तो आप फिर एग्जाम के वक्त आप कर सकते हैं उसको रेक्टिफाई। और ये फैकल्टीज ने भी जो आपके चेकिंग की थी वो भी हाँ. काफी अच्छी थी। हाँ. और फैकल्टीज ने जो मिस्टेक एरियाज थे हाँ. उस पे टिप्स भी दिए, और उसकी वजह से मैं एग्जाम में उनमें काम कर सका और एग्जाम्स मेरे अच्छे गए वैसे। तो आदर्श टेस्ट सीरीज में ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स में ही टॉपर था, तो तभी पता चला था आदर्श की रैंक कंफर्म है। तो थैंक यू सो मच आदर्श फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। यस, चलो सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय।